चलेगा इस एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। कंटिन्यू करें आज की क्लास को और सीधे हम आपको लेकर चल रहे हैं बैरक की तरफ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 421 से लेकर के 424 तक के सेक्शन को हम लोग एक बार देखेंगे, जिसमें बात की गई है कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्यनों के विषय में। ऑफ फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 421 से 424 तक का आज डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग सीधे। आवाज़ आ रही सभी को? एक बार थोड़ा सा प्लीज़ कंफर्म कर दीजिए। जी सर। क्लियर है ना? ठीक। सेक्शन 421 पर एक नज़र डालिए। लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। जो लेनदार हैं उनमें वितरण को किनको वितरण ना हो पाए, इस कंडीशन को निवारित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, निवारित का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसको ऐसे छुपा देना जिससे लेनदारों को ये पता ही नहीं चल पाए कि उसके पास ये प्रॉपर्टी है, करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्ण अपसारण करना या सर फिर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं। देखिए अभी स्क्रीन शो होने लगी, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़। यस सर। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं 421 और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति के व्यनों के विषय में। सेक्शन 421 पर एक नज़र डालिए। लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या फिर उसका छिपाना। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज़ देखिए, जो लेनदार है, मान लीजिए किसी ने कोई कर्जा ले लिया और उसको कोई संपत्ति उसको देनी है और वो व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए लेनदारों में वितरित ना हो पाए, उसका वितरण ना हो पाए, इस कंडीशन के लिए कोई संपत्ति को बेईमानी से या कपटपूर्वक उसका अपसारण करता है या उसे छिपाता है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। जो कोई किसी संपत्ति का अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्तियों के लेनदारों के बीच विधि के अनुसार वितरित किया जाना तद द्वारा निवारित करने के आशय से, देखिए जहाँ पर विधिपूर्ण कार्य किया जा रहा हो और संपत्ति लेनदारों में वितरित की जानी हो, उस कंडीशन को यहाँ पर निवारित करने के आशय से कोई व्यक्ति या तद द्वारा संभवतः निवारित करेगा, यह जानते हुए कि वो संपत्ति को बेईमानी से या फिर कपटपूर्वक अपसारित करेगा या छिपाएगा या किसी व्यक्ति को प्रदत्त करेगा या प्रतिफल के बिना किसी व्यक्ति को अंतरित करेगा या कराएगा, तो वह दोनों में से कारावास से, दोनों भांति के कारावास आप समझते हैं, सादा या कठिन जो भी, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है कितना तक का हो गया, दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात की गई जो कि 2 वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर आते हैं, फिर हम समझाते हैं इसकी डिटेल के लिए। जरा ध्यान दीजिए। सेक्शन 421 पर एक नज़र डालिए। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट of property to prevent distribution among creditors। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडलेंटली किसी भी संपत्ति को फ्रॉडलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट करता है किसी भी प्रॉपर्टी का, और उसे किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए, जो क्रेडिटर्स हैं उनको रोकने के लिए, तो यहाँ पर उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा, इसके लिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। Whoever
dishonestly or fraudulently removes, conceals or delivers to any person। देखिए, ये तो वो बेईमानी पूर्वक, फ्रॉडलेंटली, कपट पूर्वक रिमूव्स करता है, कंसील्स करता है या डिलीवर्स करता है किसी भी दूसरे व्यक्ति को, और ट्रांसफर्स और कॉज टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, या किसी भी व्यक्ति को संभावना किसी को ट्रांसफ़र कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, किसी भी अपर्याप्त प्रतिफल के द्वारा, बिना प्रतिफल के, और एनी प्रॉपर्टी इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट, और कि जो प्रॉपर्टी है उसको इंटेंशनली ऐसा प्रिवेंट करता है कि वो क्रेडिटर्स के पास ना पहुंच पाए, उनमें वितरण ना हो पाए, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाय प्रिवेंट, और ये जानते हुए कि वो उसे प्रिवेंट करेगा इन फ्यूचर में, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ अमंग हिज क्रेडिटर्स, और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार अगर कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है लॉ के अकॉर्डिंग, या कोई आदेश दिया गया है या किसी के भी अकॉर्डिंग, और फिर उसको रोकने की वो कोशिश करता है तब, और द क्रेडिटर ऑफ एनी अदर पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रेशनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, टर्म कितना होगा यहाँ पर, विच में एक्सटेंड 2 years और विद फाइन और बोथ फाइन। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई है कि उसको कितना मिल सकता है, दोनों भांति के किसी भी कारावास को, जो कि 2 साल तक का हो सकता है, विद फाइन और बोथ फाइन। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति, उसने किसी से कोई कर्जा ले रखा है या कोई भी उस पर उधारी उसके ऊपर है, और इसके बाद यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं, जैसे बी बैंक नंबर 1, B2 बैंक नंबर 2, या B3, और या फिर कोई भी अदर पर्सन भी हो सकते हैं जिसको इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं Z1, Z2 और Z3, ये लोग हैं, इनको प्रॉपर्टी। अब इसने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी है, तो जब जैसे दिवालिया होने की प्रोसेस शायद आपको मालूम हो थोड़ा सा, अगर दिवालिया घोषित का किया जाता, कॉन्ट्रैक्ट भी आपने पढ़ा होगा कि जब कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए न्यायालय के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है, यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब ऐसी सिचुएशन में तो दिवालिया होने के लिए उसके पास ज़रूरी कि उसके पास 1000 रुपये तक की भी संपत्ति ना बचे। तो जब जिस व्यक्ति के पास 1000 रुपये तक की संपत्ति भी नहीं बचेगी, तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये एक तो गरीब व्यक्ति की श्रेणी में आ जाएगा। ये कौन है भाई, गरीब हो गया, जिसको CPC में आकिंचन के नाम से भी जाना जाता है, शायद आपने पढ़ा होगा जिन लोगों ने। ठीक, दूसरा, जब वो दिवालिया हो जाता है तो उसके पास जब प्रॉपर्टी नहीं है बिल्कुल भी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब कोई मांगने वाला नहीं बचा, तो मांगने वाले भी नहीं मांगेंगे उससे, अगर कोर्ट ने ऐसा उसको दिवालिया घोषित कर दिया है तो। अब जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जो ए नाम का व्यक्ति है, इसको ना जैसे B1, B2 और B3 को कोई भी अमाउंट देना है, या Z1, Z2 या Z3 को अमाउंट देना है। अब इसने क्या किया, ये अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपने रिलेटिव्स एक्स को ट्रांसफ़र कर देता है बिना किसी कंसिडरेशन के, डायरेक्ट। तो क्या मान लिया जाएगा, ये संपत्ति को व्यनित कर रहा है, मतलब वो संपत्ति को इसलिए ट्रांसफ़र कर रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इन लोगों तक ना पहुंच जाए, इन लोगों तक जो B3, B2, B1 या Z3, Z2 या Z1 है, इन लोगों तक ये प्रॉपर्टी ना पहुंच पाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर देता है और विदाउट कंसिडरेशन, तो ये माना जाएगा कि ये संपत्ति को इससे छिपा रहा है और अलग कर रहा है। और देखिए, एक तो ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरा ऐसी जगह उसको छिपा दिया गया जिससे कि इन लोगों को पता ना चल पाए। जैसे मान लीजिए आउट ऑफ सिटी में कहीं प्रॉपर्टी है जो कि किसी को नहीं पता, उसने उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को छिपा दिया है, या फिर किसी व्यक्ति को जब उसको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन होने वाली, किसी को बेच देता है इंटेंशनली, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ये व्यक्ति इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑफेंस कर रहा है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन पढ़ रहे हैं आप 421, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंटली।
मतलब बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक किसी भी संपत्ति को रिमूवल करेगा, कंसीलमेंट करेगा, या प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाए इस कंडीशन से। अगर जैसे किसी की कुर्की होने का आदेश हो जाए तो कुर्की होने से पहले भी वो इस टाइप की सिचुएशन में आ जाता है कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर, उसके नाम पर कुछ भी ना मिले, दूसरे के नाम ट्रांसफ़र हो जाए। अगर इस इंटेंशन से भी अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है कोर्ट के आदेश के बाद में, तो उस प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं माना जाता कि उसने यहाँ पर बेच दिया है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर ये पनिशमेंट मिल सकता है। तो कितना पनिशमेंट हो सकता है? 2 इयर्स विद फाइन और बोथ, दोनों हो सकता है यहाँ पर। चलिए जरा ध्यान दीजिए। अब सेक्शन 422 पर एक नज़र डालिए। हाँ, देखिए ज़रा क्या कह रहे हैं। ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। जो ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक उन्हें निवारित करना। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं ये, जो कोई किसी ऋण या मांग का जो स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को शोध हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलब्ध होना कपटपूर्वक या बेईमानी से निवारित करेगा। तो कैसे? कपटपूर्वक उसे निवारित करे या फिर उसे बेईमानी से करे। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी पनिशमेंट कितना है? बिल्कुल सेम जैसे कि आपने पहले ऊपर वाले सेक्शन में पढ़ा, सेक्शन 421 में बिल्कुल सेम वैसे 2 इयर्स तक का पनिशमेंट, जुर्माना या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। तो यहाँ क्या बात की गई कि जो ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक उसे निवारित करेगा। तो जो ऋण के लेनदार हैं, अगर कोई कर्जा लिया गया उससे लेनदार हैं और उनको निवारित कर दे कि ये लोग पैसे ना ले पाएँ और बेईमानी पूर्वक या कपटपूर्वक करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि कितनी हो सकती है? यहाँ पर 2 वर्ष तक की यहाँ पर पनिशमेंट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सेक्शन, चलिए ज़रा इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 422 पर एक नज़र डालिए। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेब्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। यहाँ क्या कह रहे हैं? Whoever dishonestly or fraudulently prevent any debt or demand due to himself or to any other person from being made available according to law for for payment of his debts or the debts of such other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend 2 years और विद फाइन और बोथ फाइन। तो यहाँ पर देखिए एक बार ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप पॉइंट्स पे समझिए। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेब्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। तो क्या करें? ये डेब्ट्स को प्रिवेंट कर देता है। कैसे? फ्रॉडलेंटली और डिसऑनेस्टली, जो क्रेडिटर्स को ना मिल पाए, जिन्होंने उधारी दिया है उनको ना मिल पाए। तो देखिए यहाँ पे कैसे कह रहा है ये, whoever dishonestly or fraudulently prevents any debt or demand due to himself। तो क्या क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रिवेंट कर रहा है डेब्ट को और डिमांड ड्यू टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन। तो सेल्फ के लिए और दूसरे पर्सन के लिए भी। अब देखिए बीइंग मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, जो कि लॉ के अकॉर्डिंग है, फॉर पेमेंट्स ऑफ हिज डेब्ट्स और द डेब्ट्स ऑफ सच अदर पर्सन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँ। जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और इसने अगर कोई कहीं से भी कोई उधारी पर कोई भी चीज़ ली हुई थी, क्रेडिट में कोई अमाउंट इसका है, जैसे 5 लाख रुपीज़ या कुछ भी इसने वो किया हुआ है, तो यहाँ पर जो क्रेडिटर्स होंगे जिनसे लिया होगा, तो वो लोग आएंगे। जैसे बैंक से किसी ने लोन लिया हुआ है तो बैंक को ये अगर रोकता है लीगली, अगर लॉ के थ्रू, कोर्ट के थ्रू जो प्रोसेस की जा रही है, अगर उस प्रोसेस में अगर ये विघ्न डालता है ए, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये ऑफेंस करेगा। और अगर ये लॉ के अकॉर्डिंग ये लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं
और वैसे ही डराना धमकाना या इस टाइप से संपत्ति को एक्सटॉर्शन करके लेना चाहता, तो यहाँ पर ए फिर यहाँ पर कोई भी ऑफेंस नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ए इस सिचुएशन में जब प्रोसेस लॉ के थ्रू यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू यहाँ पर चल रही हो, तो फिर बिल्कुल ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट इसको मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है ना, मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर पेमेंट ऑफ हिज डेप्ट। अगर लॉ के अकॉर्डिंग उसको किया जा रहा है तो कोई इशू नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इसको नहीं करना चाहिए। अगर ये करता है तो इसको पनिशमेंट मिलेगा, जो कि कितना हो सकता है 2 years तक का, और विद फाइन और बोथ फाइन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, और द डेब्ट्स ऑफ सच अदर पर्सन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend। और अगर ये प्रोसेस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो बिल्कुल यहाँ पर ये ऐसा काम कर सकता है और इसमें इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। चलिए सेक्शन 423 पर एक नज़र डालिए। अंतरण के ऐसे विलेख का जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है। ध्यान देना, अंतरण के ऐसे विलेख का, कोई भी ट्रांसफर कोई प्रॉपर्टी की जा रही है और उसमें जो डीड वगैरह और ये सारी चीज़ें बनाई जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेख, जो कि लिखित में किया गया है और तो उसको विलेख बोलते हैं, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है। अब यहाँ पर बात करेंगे बेईमानी से या कपटपूर्वक निष्पादन, और उसका कैसे कर रहे हैं, बेईमानी से या फिर कपटपूर्वक निष्पादन किया जा रहा है। उसको जो एग्जीक्यूशन है वो डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख या लिखित को हस्ताक्षरित करेगा, कैसे करेगा जरा देखिए, ध्यान दीजिएगा। बेईमानी से कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख या लिखित को, कोई भी रिटर्न में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है जो प्रॉपर्टी को कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता हो, लिखित को हस्ताक्षरित करेगा और निष्पादित करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा या उसका पक्षकार बनेगा, जिससे किसी संपत्ति का या उसमें के किसी हित का अंतरित किया जाना या किसी भार के अधीन किया जाना तात्पर्य है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बेईमानी से कपटपूर्वक किसी ऐसे विलेख को या किसी लिखित को हस्ताक्षरित करेगा या उसे निष्पादित करेगा या उसका पक्षकार भी बनेगा, या किसी संपत्ति का जिसमें किसी हित का अंतरण किया जाना है, किसी का मतलब जो उसका इंटरेस्ट है वो किसी ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए किसी कोई भी चीज़ बेची जा रही है तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, जो हित है ना वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भार के अधीन किया जाना तात्पर्य है, या कोई चार्ज उस पर लगाया गया, यानी कि भार जो उस पर है, कोई इसने लोन लिया है या उसके बदले में उसने गिरवी रखी हुई है, अब वो किसी दूसरे व्यक्ति को टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र की जा रही है। और कैसा हो, अगर वो बेईमानी से या कपटपूर्वक की जा रही है तो और उसमें कोई व्यक्ति पक्षकार भी बनेगा, उसे निष्पादित भी करेगा या किसी भी तरह से उसकी प्रॉपर्टी को लेने की कोशिश करेगा, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, और जिसमें ऐसे अंतरण का भार प्रतिफल से संबंधित है या उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से संबंधित है जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका परिवर्तित होना वास्तव में आश्रित है। कोई मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, कोई भी मिथ्या कथन भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब जरा यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे हम एक छोटा सा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक ए नाम का व्यक्ति, और मान लीजिए इसने किसी से कोई कर्जा लिया हो या नहीं भी लिया हो और थोड़ा बहुत कर्जा ले लिया हो बी से। अब बी यहाँ पर क्या करता है, इसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, सी डी ई ऐसे लोगों को इकट्ठा किया गवाह के रूप में, ठीक है, और इसने क्या किया, ए ने बी से मान लो 100 रुपये उधार लिए हों, ठीक। अब इसने 100 रुपये पर इंटरेस्ट चला करके या कोई भी और ऐसे कार्य करके इसी को वो 1 लाख रुपये बना ले, या 1000 रुपये वो दे और उसको 1 लाख रुपये बना ले इंटरेस्ट लगा करके, तो ये क्या कर रहा है, ये बेईमानी पूर्वक ऐसे
बढ़ाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को 10,000 रुपये उधार दे दिया, 10,000 रुपये को 1,00,000 रुपये बना दिया। कितने में भाई? 1 महीने में, 2 महीने में। बोले नहीं, इसमें 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा कुछ भी कर लिया। तो ये कैसा बेईमानी पूर्वक ये कार्य किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या किया, सी को भी एक गवाह बना लिया, डी को भी एक गवाह बना लिया, ई को भी इसमें गवाह बना लिया या पक्षकार के रूप में बना लिया। अब ए से ज़बरदस्ती अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी उसकी जो है और कब्जाने की कोशिश करेगा, बेईमानी पूर्वक लेने की कोशिश करेगा, तो ये सभी सिचुएशन इसी के अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पर जगह देखिए ज़रा, तो भले ही अगर ये लॉफुल प्रोसेस होती, लॉ के अकॉर्डिंग होती, तो कोई इशू नहीं, क्योंकि कोर्ट इन सारी चीज़ों को देख लेता कि कहीं बेईमानी पूर्वक या कुछ ऐसा तो नहीं किया जा रहा है। और जब कोर्ट के थ्रू नहीं हो रहा है, लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर इनको कितना पनिशमेंट मिलेगा, देखो ज़रा ध्यान दीजिए। तो यहाँ बात की गई कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कब? जब कोई भी अंतरण के ऐसे ब्लेक का कोई भी जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी और ट्रांसफ़र की जा रही है और उसके रिटर्न में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं उसमें जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अंतर्दिष्ट है, यानी कि प्रतिफल जो है ना, कंसिडरेशन की बात की गई कि भाई कोई अगर प्रॉपर्टी बेचेगा तो इसकी कीमत आज की डेट में 2,00,000 रुपये होनी चाहिए मान लीजिए। और उसमें क्या किया, यहाँ पर कोई भी ऐसे उससे लेख लिखवा करके ऐसे 2,00,000 रुपये नकद दिए गए और जिसके संबंध में यहाँ पर कुछ लोगों ने उस पर सिग्नेचर भी कर दिए हैं, उन्हें पक्षकार भी बना दिया है। और कैसे कर रहे हैं ये बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक अगर कोई ऐसे करता है और ये बात अगर साबित हो जाती है तो फिर यहाँ पर उनको कितना पनिशमेंट मिलेगा, देखिए 2 वर्ष तक का पनिशमेंट और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन इसे साबित करना टिपिकल वर्कआउट होता है जिसके लिए एविडेंस की आवश्यकता होती है। अब देखें ज़रा इसमें क्या क्या काम किया गया। बेईमानी पूर्वक, कपट पूर्वक ऐसे ब्लेक या लिखित को हस्ताक्षरित करेगा या निष्पादित करेगा या उसका पक्षकार भी बनेगा, इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिएगा। और किसी संपत्ति का या उसमें से किसी हित का अंतरित किया जाना या किसी भार के अधीन किया जाना तात्पर्य है, और जिसमें ऐसे अंतरण का भार के प्रतिफल से संबंधित है। जो भार का मतलब है कि वो उस व्यक्ति के ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ डाल दी गई है कि ये तुम्हें चुकाना है और वो नहीं चुका पाता तो उसके बदले में उसकी कोई प्रॉपर्टी को रिटर्न में लिखवा लिया गया, लोगों से हस्ताक्षर करा दिया गया, और ऐसे कोई अगर ले लेता है। और देखें ज़रा यहाँ पर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों से संबंधित है जिसके या जिनके उपयोग या फायदे के लिए उसका परिवर्तित होना वास्तव में आश्रित है। और कोई मिथ्या कथन अंतर्विष्ट है, तो यहाँ पर कोई झूठा कथन करके कि भाई इसने 2,00,000 रुपये या 1,00,000 रुपये लिए और उसके बदले में इसकी प्रॉपर्टी ऐसे की जा रही है, तो अगर कोई भी ऐसा करता है या उसका कोई पक्षकार भी बनता है तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 2 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट किया जा सकता है प्लस जुर्माने से या दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 424 पर एक नज़र डालिए। संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक अपसारण या फिर छिपाना। अब जो संपत्ति है ना उसको कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपट पूर्वक उसको कहीं अपसारण मतलब इधर उधर कहीं करता है और या फिर उसे छिपाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की किसी संपत्ति को छिपाएगा या अपसारित करेगा या उसके छिपाए जाने में या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपट पूर्वक सहायता भी करेगा या बेईमानी से किसी ऐसे मांग या दावे को जिसका वह हकदार है छोड़ देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके जरा पॉइंट्स में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सेक्शन पढ़ रहे हैं 424। आप देखिए ज़रा, संपत्ति का बेईमानी से या कपट पूर्वक, तो 2 तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी है उसको बेईमानी से या कपट पूर्वक अपसारण करेगा या उसे छिपाया गया। ये सेक्शन पढ़ रहे हैं आप 424। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, देखिए 2 बात की गई, या तो उसकी सेल्फ की प्रॉपर्टी हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति की भी प्रॉपर्टी हो सकती है।
और किसी संपत्ति को छिपाएगा या अपसारित करेगा, या तो उसको छिपाया अपसारित करता है, और उसके छिपाए जाने में या अपसारित किए जाने में बेईमानी से या कपटपूर्वक सहायता करेगा। प्रॉपर्टी किसी दूसरे की, जैसे मान लीजिए एक ही प्रॉपर्टी है और यहाँ पर ये बी इसके साथ आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को छिपाने में या इधर उधर ही कहीं भी व्यनित करता है, उसको करने में हेल्प करता है, तो भी वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग दोषी होगा। जैसे कि यहाँ पर बेईमानी से किसी ऐसी मांग या दावे को जिसका वह हकदार है छोड़ देगा। अब यहाँ पर कोई इसकी मांग भी हो या इसका दावा भी, उसको भी छोड़ देगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर कि अगर कोई बेईमानी से किसी मांग या दावे को, कोई भी डिमांड है और उसको बेईमानी से छोड़ देगा कि जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो जाए और जिसका वह हकदार है कि भाई इसको चुकाना है या इसको मिलेगा, तो किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी आएगी तो ये बी को ट्रांसफ़र होगी, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए इस प्रॉपर्टी को अपने पास आने से क्या करेगा, ये प्रॉपर्टी इसके पास सी से अगर आनी हो, सी नाम के व्यक्ति से इसको प्रॉपर्टी आनी हो ए को, और इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी दूसरे को ट्रांसफ़र होनी हो, तो ये क्या करेगा, ए यहाँ पर अपना दावा छोड़ देगा कि नहीं सी से मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये बी को हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये बेईमानी पूर्वक बोल रहा है कि मुझे आज मत दो, मैं कुछ समय बाद ले लूँगा, तो मुझे बी को अभी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये बोले, मान लो 100 रुपये का कर्जा ए ने बी से लिया और कहा कि कल सी मुझे पैसा दे देगा 100 रुपये और मैं आपको बी को चुका दूंगा। कौन कह रहा है, ये ए। अब क्या किया, सी को 100 रुपये इसको देने थे, इसने बी से पहले ही ले लिए। अब क्या किया, सी से इसने बोला कि नहीं अभी मत दो, अभी मैंने तुम्हें छोड़ दिया कि जाओ, तुम्हें माफ़ कर दिया, आज नहीं चाहिए। पर इनकी बेईमानी पूर्वक बात हो गई कि जब भी यहाँ से चला जाए उसके बाद तो मुझे दे जाना। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता है तो ये क्या कर रहा है, ये बेईमानी पूर्वक कार्य कर रहा है और मांग और दावे को जिसका वह हकदार है वो छोड़ रहा है। और छोड़ने में अगर ऐसा हो रहा है और फिर यहाँ पर अल्टीमेटली बी को नुकसान हो रहा है, तो बी को नुकसान हो रहा है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। चलिए जरा इसको इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 424 का आप सेक्शन पढ़ रहे हैं। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। Whoever dishonestly or fraudulently conceal or removes any property of himself or any other person, या तो वो अपनी सेल्फ की प्रॉपर्टी या किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को क्या क्या करता है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कंसील करता है या फिर रिमूव करता है, और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली असिस्ट इन कंसीलमेंट, और वो कंसीलमेंट्स में भी किसी व्यक्ति को असिस्ट करता है कोई व्यक्ति, और रिमूवल भी करवाता है, ऐसे कुछ भी, या रिमूवल करे या कंसीलमेंट करे, दोनों में भी अगर वो हेल्प करता है। और डिसऑनेस्टली रिलीजेस एनी डिमांड और क्लेम टू विच ही इज़ इंटाइटल, या फिर जिसके लिए वो इंटाइटल है ऐसे क्लेम और डिमांड के लिए भी उसे क्या कर देता है, वो रिलीज़ कर देता है। और कैसे, बेईमानी को डिसऑनेस्टली अगर रिलीज करता है तो shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, कितने के लिए, 2 वर्ष तक के लिए, और विथ फाइन और बोथ फाइन। यहाँ पर 2 years तक का इसको पनिशमेंट मिलेगा, विथ फाइन भी और बोथ फाइन भी इसको मिल सकता है। तो चलिए गाइस, ये 421 से लेकर के 424 तक का ये टॉपिक था जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें आपको पढ़ना था चैप्टर 17 का ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इससे रिलेटेड ये सेक्शन आपने 421 से लेकर के 424 तक आपने स्टडी किया। इससे रिलेटेड कुछ आपको पूछना हो तो जल्दी से बताइए प्लीज़। हाँ जी, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे क्लास को फिर से कंडक्ट करते हैं। एक मिनट ठीक है।